जोहार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी मुख्य परीक्षा में जो झारखंड इतिहास का सिलेबस है, झारखंड इतिहास का पाठ्यक्रम है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक टॉपिक है बिरसा मुंडा आंदोलन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिरसा मुंडा आंदोलन क्या है, बिरसा मुंडा आंदोलन के क्या क्या कारण थे, उसके तत्कालीन कारण क्या थे, उसके अन्य कारण क्या थे, और हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन का प्रसार किन किन क्षेत्रों में था, किस प्रकार से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, और साथ ही साथ हम लोग यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन का क्या असर हुआ, इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को किस प्रकार से दमन किया गया, और अंत में हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में भी डिटेल में जानेंगे कि बिरसा मुंडा कौन थे, है ना। उनके जीवन के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत अधिक होती है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग इस लेक्चर को सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप इस कहानी को सुनिएगा नहीं तब तक आपके अंदर लिखने का जो शैली है ना, पहले सुनिए, कंटेंट को दिमाग में लाइए, पूरा स्टोरी को दिमाग में बैठाइए, उसके बाद आप लिख पाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बिरसा मुंडा आंदोलन। दोस्तों, जहां तक बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में कुछ बेसिक बातों को अगर हम देखते हैं तो इस आंदोलन को अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा उल गुलाम भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन को मुंडा महाविद्रोह भी कहा जाता है। और ये उस टाइम का ना जनजातियों का सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा व्यापक विद्रोह माना जाता है। क्या कारण थे ये सब भी हम लोग समझेंगे, लेकिन बेसिक से हम लोग देखते हुए चलते हैं। बिरसा मुंडा जिनके नाम पर, जिनकी जयंती पर ही झारखंड राज्य का गठन हुआ है, ठीक है, उनकी जो जन्म जयंती है उसी दिन झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है, इसलिए उनके नाम से कई चीजें हैं। जैसे आप रांची में देखिएगा तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान, ठीक है। इसी तरह से कई चीजें हैं दोस्तों, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो झारखंड के जनजातियों के लिए वो भगवान माने जाते हैं। तो जब हम इस आंदोलन को समझेंगे तब हमको ये समझ में आएगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर बिरसा मुंडा को लोग भगवान क्यों मानते हैं। झारखंड के लिए तो महान है वो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये यहाँ पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से मैं आपके दिमाग में ये सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग इनको फॉलो करते थे, ठीक है, बिरसा मुंडा को। और ना केवल झारखंड में दोस्तों, बिरसा मुंडा को पूरे देश भर में लोग जानते हैं और इनकी तस्वीर संसद भवन में भी लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में, वो पढ़ना है बिरसा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, जो इसका इंट्रोडक्शन है बिरसा आंदोलन का, बहुत ही सरल शब्दों में बिरसा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुई थी सन 1899 ईस्वी, ठीक है, और 1900 में तो बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1899 ईस्वी में। और किनके नेतृत्व में हुई थी? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन है
ये 19वीं सदी का, पूरी 19वीं सदी का जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए, पूरे 19वीं सदी में जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों में से बिरसा मुंडा आंदोलन सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा व्यापक आंदोलन माना जाता है। 19वीं सदी मतलब समझे आप लोग, मतलब 1800 से लेकर के 1900 ईस्वी तक जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए, जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए, उसमें से बिरसा मुंडा विद्रोह को सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा व्यापक आंदोलन माना जाता है। ठीक है, व्यापक मतलब समझते हैं, फैला हुआ। संगठित का मतलब होता है यूनिटी के साथ। इस आंदोलन का क्षेत्र जो था दोस्तों, अभी जो रांची है, रांची के दक्षिण में खूंटी अनुमंडल पड़ता था। अभी तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, उस समय खूंटी अनुमंडल पड़ता था। तो उसी खूंटी के इर्द गिर्द और साथ ही साथ इसका विस्तार बाद में सिंहभूम क्षेत्र में भी हुआ, समझ गए। तो इस आंदोलन के विस्तार की अगर हम बात करें तो रांची के दक्षिण में था, समझे। रांची के दक्षिण में जो खूंटी था वहां पर इस आंदोलन का क्षेत्र था दोस्तों, मतलब कह सकते हैं कि केंद्र था, है ना। वहीं से शुरुआत हुई थी, उलीहातू गांव जो है वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बिरसा आंदोलन को मुंडा उल गुलाम या मुंडा महाविद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा आंदोलन का अगर हम परिचय की बात करें तो ये हो गया बिरसा आंदोलन का सामान्य परिचय कि बिरसा आंदोलन जो है या बिरसा मुंडा आंदोलन जो है, इसकी शुरुआत 1899 ईस्वी में हुई थी, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुई थी। और ये उस सदी का, मतलब कौन सी सदी का, 19वीं सदी का, 19वीं सदी का सबसे ज्यादा संगठित और सबसे ज्यादा व्यापक विद्रोह माना जाता है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि ये जो बिरसा मुंडा आंदोलन है, इसको मुंडा उल गुलाम भी बोलते हैं। इस आंदोलन को मुंडा महाविद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है, आंदोलन का क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया। रांची के दक्षिण में स्थित खूंटी जो है वो आंदोलन का मुख्य क्षेत्र था। बाद में यह आंदोलन किधर विस्तारित हो गया, तो सिंहभूम तक विस्तारित हो गया, व्यापक हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के कारण क्या क्या थे। देखो दोस्तों, कोई भी आंदोलन बिना कोई कारण के नहीं होता है। आप कोई सा भी आंदोलन दिखा लो, एक बड़ा विद्रोह, एक बड़ा आंदोलन के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं, और आप लोगों ने भी पढ़ा है, 1857 का रिवोल्ट ले लो, 1857 की क्रांति ले लो। 1857 की क्रांति कोई रातों रात हुई क्रांति नहीं थी दोस्तों। उसके पीछे 100 वर्ष की कहानी है, पिछले 100 वर्ष की कहानी है। पिछले 100 वर्षों में जिस प्रकार से अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां, जिन्होंने भारत के विभिन्न वर्गों को, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, या भारत के जितने भी वर्ग हो, सभी को प्रताड़ित करने का काम किया, शोषित करने का काम किया। लेकिन कोई भी आंदोलन, विद्रोह का एक तत्कालीन कारण भी होता है। आखिर पिछले 100 वर्ष से नहीं हो रहा था, 1857 में क्यों हुआ? तो उस समय सिपाहियों का जो विद्रोह हुआ, चर्बी लगे कारतूस को लेकर के, तो वो तत्कालीन कारण बना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बिरसा मुंडा आंदोलन की बात करते हैं तो दोस्तों, अंग्रेजों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, बाहरियों के द्वारा जो झारखंड के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कार्य किए जा रहे थे जिससे कि जनजाति परेशान थे, मुंडा जनजाति परेशान थे, उनके जीवन यापन की समस्या उत्पन्न होने लग गई थी, भूखे मरने की स्थिति पैदा होने लग गई थी। लंबे समय से
जनजातियों के जो अधिकार हैं वो छीने जा रहे थे। आप लोग भी इस बात को समझते हैं कि जो जनजाति वर्ग है, अभी तो नहीं, अभी से थोड़ा पहले अगर जाएं, अभी भी बहुत सारी जनजातियां हैं उस तरह की, उनका जीवन जो होता है ना वनों पर निर्भर होता है। ठीक है, अगर वनों को उनसे अलग कर दिया जाए या फिर वनों पर नियंत्रण कर दिया जाए तो फिर उनको दिक्कतें आने लगती है, क्योंकि उनका जीवन यापन उसी से चलता है। ठीक है, अभी बहुत अपडेट हो गया है, पहले ऐसा था, कुछ समय पहले तक ऐसी बात थी। तो अंग्रेजों के द्वारा भी जनजातियों के अधिकार छीने जा रहे थे। उनकी भूमि व्यवस्था जो पहले से चल रही थी, उस भूमि व्यवस्था को भी अंग्रेजों के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा था। तो ये लंबे समय से चल रहा था दोस्तों, लेकिन कुछ तत्कालीन कारण भी, जैसा कि अभी हम आपको बताए कि कोई भी विद्रोह, कोई भी आंदोलन का कुछ तत्कालीन कारण भी होता है। तो उसी प्रकार से बिरसा मुंडा आंदोलन का भी एक तत्कालीन कारण बना, है ना। ऐसे मुख्यतः अगर हम आपको देखें दोस्तों, आपको बताएं कि जो उनकी भूमि की व्यवस्था थी, पहले क्या था जनजातियों में, खासकर जो कि हम बिरसा मुंडा आंदोलन की बात कर रहे हैं तो मुंडा जनजाति के बारे में बात करेंगे। इनमें प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था थी। मतलब कोई जमीन का एक मालिक नहीं होता था, है ना, सामूहिक होते थे सभी लोग, कोई भी भूमि पर सबका राइट होता था। सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था को, जिसको खुटकट्टी व्यवस्था बोलते थे, इसको समाप्त कर दिया और इस व्यवस्था के जगह पर व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था आ गई। यानी कि जिस पर पूरा अधिकार जनजातियों का होता था, मुंडा आदिवासियों का होता था, उस जमीन पर दिकुओं का, बाहरियों का, अंग्रेजों के जमींदारों का, साहूकारों का, व्यापारियों का स्वामित्व हो गया, व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया। अब जब उनकी जमीन पर किसी और का व्यक्तिगत स्वामित्व हो गया तो वो बंधुआ मजदूरी करने पर विवश हो गए, वो बेगारी करने पर विवश हो गए। और यही कारण था दोस्तों, इन मुख्य कारणों में हम आपको बता रहे हैं कि ये भी उनके आंदोलन के रास्ते में जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सा अलग अलग कारण था। जब आपको मुख्य परीक्षा में लिखने के लिए दिया जाएगा तो आपको चूंकि अरेंज करके लिखना है, ठीक है, आपको सजा करके चीजों को लिखना है, तो उसके लिए सजा कर मुझे बताना भी होगा। सिर्फ मैं कहानी बता दूंगा तो आपके दिमाग में कंटेंट आ जाएंगे, मगर कैसे सजाना है वो चीज नहीं आएगा। तो आइए हम आपको सजा के बताते हैं कि कैसे लिखना है। देखिए, बिरसा मुंडा आंदोलन का, यानी बिरसा आंदोलन के कारण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जो अभी हम आपको बताएं कि एक होता है तत्कालीन कारण। तो छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून आया था सन 1894 ईस्वी में, समझे। अंग्रेजों के द्वारा छोटा नागपुर क्षेत्र में एक वन सुरक्षा कानून आया था दोस्तों, और ये वन सुरक्षा कानून जो है ये बिरसा आंदोलन का क्या था, तत्कालीन कारण था। ठीक है, क्या था दोस्तों, तत्कालीन कारण था, समझे। इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि क्या था छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, है ना। उसके अलावा दोस्तों खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति। क्या थी खुटकट्टी व्यवस्था, जैसा कि अभी आपको हम बताए कि सामूहिक भूस्वामित्व, सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था को ही क्या बोलते थे, खुटकट्टी व्यवस्था बोलते थे, समझे। सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था को क्या बोलते थे, खुटकट्टी व्यवस्था बोलते थे। और इस व्यवस्था को
जमींदारों ने, साहूकारों ने समाप्त कर दिया और इसके जगह पे कौन सी व्यवस्था ले आया उन लोगों ने? तो ले आया व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था। तो दोस्तों, इनका जो मालिकाना लगता था कि कोई भी जमीन, सभी लोग अपना समझते थे कि हम मालिक हैं, वो छिन गई, वो मजदूरी करने को विवश हो गए। तो ये भी बिरसा आंदोलन के एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। ठीक है। उसके अलावा क्या थे कि जो मिशनरीज आते थे, विभिन्न मिशनरी आए झारखंड में, आप लोग पढ़े होंगे, विभिन्न मिशनरी आए यहां पर, और भले ही उन्होंने आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन मिशनरियों का एक महत्वपूर्ण टारगेट होता था धर्मांतरण करवाना। तो झारखंड के आदिवासियों का वो धर्मांतरण करवाते थे। उन्हें ये भूमि की व्यवस्था को ठीक करवाने का लालच देकर के उनको धर्मांतरण कराया जाता था। बोला जाता था कि सब ठीक हो जाएगा, ये जो भूमि की व्यवस्था है उसको हम लोग ठीक करवा देंगे। ऐसे कह के मिशनरी जो आए, उन्होंने झारखंड के जनजातियों का धर्मांतरण करवाया, ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया, लेकिन उन्होंने बाद में इनके भूमि को बचाने के लिए, इनके भूमि व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय नहीं किए। वादा खिलाफी उन्होंने कर दिया। तो एक कारण ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक कारण और था दोस्तों, जब ये लोग अपने किसी कंप्लेन को लेकर के न्यायालय के दरवाजे पर भी जाते थे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट इनकी नहीं सुनता था। ठीक है, इन जनजातियों की बातों को न्यायालय नहीं सुनता था, वो पक्षपात का रवैया अपनाता था। ठीक है, तो उनका उनसे भी विश्वास खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? एक तो इनकी जंगल छीनी जा रही थी, एक इनकी भूमि स्वामित्व की जो व्यवस्था थी उसको परिवर्तित किया जा रहा था, एक तो इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ऊपर से अदालत पर भी अगर इनको भरोसा होता तो ये आगे बढ़ते, अदालत में जाते, शरण लेते, लेकिन अदालत से भी पक्षपात पूर्वक रवैया अपनाया जा रहा था, अदालत से भी इनको निराशा ही मिल रही थी। और यही कारण हुआ दोस्तों कि बिरसा आंदोलन या बिरसा उल गुलाम के रूप में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये जो रीजन है, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इनके आगे की चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, जैसा कि अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं? तत्कालीन कारण। क्या बताएं? तत्कालीन कारण। किसी भी आंदोलन का, किसी भी विद्रोह को, जो कि बहुत लंबे समय तक जो मैग्मा जमता है, एक दिन ज्वालामुखी बन के फूट जाता है, उसी तरह जो लंबे समय से ये लोग परेशान थे, शोषित थे, प्रताड़ित थे, एक समय ऐसा आया कि अंग्रेजों के द्वारा छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून लाया गया और ये आंदोलन को ज्वालामुखी बनाने में, मतलब जो अंदर से जो लावा धधक रहा था, ठीक है, वो ज्वालामुखी बन के फूटने में इस कानून ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दोस्तों। इसी कानून के लागू किए जाने से ही बिरसा आंदोलन तत्कालीन रूप से उभरा। मुंडा जनजाति अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर थे और ये जो कानून आया, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, इसमें क्या हुआ कि इसके लागू होने के बाद मुंडा जनजातियों में जीवन यापन की समस्या आ गई, भूखे मरने को विवश हो गए, क्योंकि वनों को अंग्रेजों के द्वारा इस कानून के माध्यम से क्या कर दिया गया? नियंत्रित कर लिया गया। अभी अंग्रेजों, अब ये जंगलों में कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है,
वन सुरक्षा कानून आया तो वनों को अंग्रेजों के अधीन कर लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया। अब ये वनों में स्वतंत्र जिस प्रकार से पहले रहते थे, जिस प्रकार से जीवन यापन करते थे वनों के सहारे, वो नहीं कर पा रहे थे, भूखे मरने की नौबत आ गई। तो ये बिरसा विद्रोह का, बिरसा मुंडा आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से तत्कालीन कारण है ये। अन्य कारणों में जैसा अभी हम आपको बताए, खुटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति, ठीक है, उसी बात को यहां पर लिखा हुआ जो आपको हम बता चुके हैं। जनजातियों में शुरू से ही क्या था, सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था था, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे, खुटकट्टी व्यवस्था बोलते थे। सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था को ही क्या बोलते थे, खुटकट्टी व्यवस्था बोलते थे। मतलब कोई भूमि है, उसका सभी लोग स्वामी होता था, सभी लोग उसमें खेती कर सकते थे, सभी लोग उसमें अपनी जीवन यापन निर्वाह कर सकते थे। लेकिन इस व्यवस्था को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया दोस्तों। और 19वीं सदी में उत्तरी मैदान से जो आने वाले जमींदार थे, अंग्रेजों के जमींदार है ना, ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार, इन लोगों ने खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करके व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था का प्रचलन लाया। और इस प्रकार से मुंडा जनजाति जो है वो बैठ बेगारी करने को मजबूर हो गए, बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बना बिरसा मुंडा आंदोलन का, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला जो कारण अभी आपको बताए कि मिशनरियों द्वारा झूठा आश्वासन और धर्मांतरण कराया जाना। कई मिशन आए थे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़े होंगे, लुथेरियन मिशन, एंग्लिकन मिशन, कैथोलिक मिशन, इस प्रकार से कई मिशन झारखंड में आए और वो धर्मांतरण करवाते थे ये बोल करके कि उनकी भूमि समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। आप हमारे धर्म में आइए, आप ईसाई बन जाइए, आपके भूमि समस्याओं का समाधान हम करवा देंगे। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं था, इनका धर्म बदल जाता था लेकिन इनकी भूमि समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अदालत वाला बताए कि अदालतों से निराशा, पक्षपात का रवैया, जो मुंडा कबीले थे, जो मुंडा कबीले सरदार थे, दिकुओं के खिलाफ, बाहरियों के खिलाफ, जो जमींदार थे, साहूकार थे, व्यापारी थे, उन सभी के खिलाफ जब अदालत में भी जाते थे तो अदालत भी इन्हीं का पक्ष लेता था। किनका? जमींदारों का, साहूकारों का, समझ रहे हैं ना। तो ये सब मेन कारण है दोस्तों बिरसा आंदोलन का। तो जब आपको कारण पूछा जाए तो आप बिरसा आंदोलन के परिचय को बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, उसके बाद उसके कारण को स्पष्ट करिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिरसा आंदोलन आखिर हुआ क्यों। कारण तो चलिए समझ गए आप लोग, इसके बैकग्राउंड में, चूंकि कारण जो होती है वो बैकग्राउंड में होती है, मतलब कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से आंदोलन होता है। लेकिन फिर आंदोलन के उद्देश्य क्या थे, अगर इसके उद्देश्यों को अगर हम डिवाइड करें तो 3 अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, है ना। इसमें आर्थिक उद्देश्य को देखें तो जमीन को मुंडाओं को वापस दिलवाना और बैठ बेगारी प्रथा को समाप्त करना, ये बिरसा आंदोलन का, बिरसा विद्रोह का आर्थिक उद्देश्य था, ठीक है। उसी प्रकार से अंग्रेजों को प्रभुत्व को समाप्त करके मुंडा राज को स्थापित करना इनका राजनीतिक उद्देश्य था, है ना। अंग्रेजों के प्रभुत्व को समाप्त करके मुंडा राज लाना इनका क्या था, राजनीतिक उद्देश्य था। जमीन को मुंडाओं को वापस दिला करके जो बैठ बेगारी प्रथा है उसको समाप्त करना इनका आर्थिक उद्देश्य था। और ईसाई धर्म में जो लोग चले गए हैं, है ना, ईसाई धर्म का विरोध करके मुंडाओं को वापस अपने धर्म में लाना इनका धार्मिक उद्देश्य था दोस्तों, समझ गए। तो ये 3 उद्देश्य हो गए, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य और धार्मिक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक ही साथ सवाल में पूछ देता है कि इनके कारणों एवं उद्देश्यों पर चर्चा करें, समझ गए। चलिए
अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये आंदोलन की पृष्ठभूमि कब से तैयार हुई। 1899 में तो ये आंदोलन हुआ, लेकिन क्या उससे पहले भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसने इस आंदोलन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अचानक तो आंदोलन संगठित नहीं हो गया, इसको संगठित करने के लिए भी कई प्रयास किए गए होंगे। बिरसा मुंडा एज ए लीडर पहले से ही अपने आप को प्रूफ कर रहे होंगे, है ना, तभी तो ये आंदोलन 1899 में इतना व्यापक और संगठित हो पाया। कोई रातों रात तो ये संगठित और इतना विस्तारित नहीं हो जाता। इसके पीछे बिरसा मुंडा का प्रयास लगातार चल रहा था दोस्तों। ठीक है, अभी हम बिरसा मुंडा के जीवन पर अंत में बात करेंगे, लेकिन पहले यहां पर आप लोग समझिए कि इसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार हुई। बात है 1893-94 की, समझे। 1893-94 में बिरसा मुंडा ने वन विभाग द्वारा जो गांव की बंजर भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया, समझे। एक 1893-94 की बात है कि वन विभाग क्या कर रहा था, गांव की बंजर भूमि को क्या कर रहा था, अधिग्रहित कर रहा था। मतलब उसको अपने कब्जे में ले रहा था, सरकार के कब्जे में ले रहा था। ठीक है, इसके विरोध में भी बिरसा मुंडा शामिल हुए थे। 1895 में बिरसा ने एक नए धर्म सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वे में समझिए। धर्म का स्थापना करना यहाँ पे किस प्रकार से इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, इसको आपको समझने के लिए आपको थोड़ा समझना होगा कि कोई भी धर्म स्थापित करके लोगों को उसके अनुयायी बनाना, ठीक है, ये आंदोलन को के लिए लोगों को संगठित करने के उपायों में से एक था, समझे। अगर ये धर्म नहीं बनाते तो लोग इनकी ओर आकर्षित नहीं होते, इस धर्म के लोग अनुयायी नहीं होते और संगठित भी नहीं हो पाते। तो बिरसा मुंडा ने एक धर्म बनाया, सिंगबोंगा धर्म, और इस धर्म का प्रतिपादन करके धार्मिक स्तर पर लोगों को क्या करने लगे, संगठित करने लगे, संगठित करने का प्रयास करने लगे और कहने लगे कि अनेक देवी देवताओं की पूजा को छोड़कर क्या करना है, सिंगबोंगा की आराधना करना है, समझे। उन्होंने जनजातीय समाज को कहा, लोगों को इस धर्म की स्थापना के माध्यम से लोगों को संगठित किया, लोगों को एकत्रित किया और उन्होंने कहा कि अनेक देवी देवता की पूजा ना करें, बस एक किसकी पूजा करें, सिंगबोंगा की पूजा करें। ठीक है, सिंगबोंगा की आराधना करने के लिए लोगों को संदेश दिया। बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया कि मुझे सिंगबोंगा ने भेजा है कल्याण के लिए, है ना। तो अपने आप को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर दिया और सिंगबोंगा को मुख्य देवता घोषित कर दिया। सिंगबोंगा धर्म की इन्होंने स्थापना कर दी और इसके ये धर्म की स्थापना भी इस आंदोलन की बैकग्राउंड बनने में, आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इस धर्म के माध्यम से लोगों में एकता आई, लोगों को संगठित किया जा सका। ठीक है, पूरे जनजातीय समाज में यह प्रचार किया गया दोस्तों कि सिंगबोंगा ने बिरसा को किसी निरोग करने की चमत्कारी शक्ति दी है। ठीक है, इसमें वास्तविकता नहीं थी, लेकिन ऐसा संदेश फैलाया गया ताकि लोग उनकी ओर आकर्षित हो और संगठित हो जाए लोग। ठीक है, संगठित जब तक होंगे नहीं तब तक आंदोलन कैसे मजबूत होगा, है कि नहीं। आंदोलन तो करना था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये पूरे समाज में फैलाया गया, इस बात को प्रचार किया गया कि सिंगबोंगा जो कि भगवान है, उन्होंने बिरसा को निरोग करने की चमत्कारी शक्ति दी है। मतलब कोई भी बीमार व्यक्ति उनके पास जाकर के ठीक हो सकता है। ऐसा संदेश गांव में फैलाया गया, सब जगह फैलाया गया। कुमार सुरेश सिंह एक लेखक हैं, उन्होंने लिखा है कि बिरसा का मुक्तिदाता बनना कोई अनायास घटना नहीं। उस समय की परिस्थिति, विभिन्न धर्मों के संपर्क ने
उन्हें भगवान बनने में सहायता पहुंचाई। ठीक है, उन्होंने धर्म परिवर्तन भी किया था, विभिन्न धर्मों से संपर्क था। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है, सुरेश सिंह के द्वारा कहा जाता है कि उनको भगवान बनने में इन चीज़ों ने मदद की। ठीक है दोस्तों, विभिन्न धर्मों से इनका संबंध रहा था, वैष्णव धर्म भी अपनाए थे, ईसाई धर्म भी अपनाए थे। हजारों अनुयायी बिरसा को सुनने आने लगे। बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर चलाना, तलवार चलाना सिखाया। ठीक है, अपने एक अनुयायी थे इनके जिनका नाम था गया मुंडा। क्या नाम था? गया मुंडा। गया मुंडा को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया और सेना अध्यक्ष बनाया गया। बात समझे? मतलब कि एक तो धर्म वाली बात हम लोगों ने कर लिया कि किस प्रकार से सिंहबोंगा धर्म की स्थापना किए, अपने आप को सिंहबोंगा का दूत घोषित किए, और इस बात को पूरे क्षेत्र में फैलाया गया कि बिरसा मुंडा के अंदर एक चमत्कारिक शक्ति है। कौन सी शक्ति? निरोग करने की शक्ति। ठीक है, उसके बाद लोग आने लगे इनको सुनने के लिए। इन लोगों ने, बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायी, जो भी अनुयायी आते थे, उनको तीर चलाना, तलवार चलाने की शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, और परमानेंटली गया मुंडा, जो उनके एक अनुयायी थे, गया मुंडा को प्रशिक्षण का पूरा कार्य सौंप दिया और सेना अध्यक्ष की ड्यूटी उनको दे दी। ठीक है, यानी गया मुंडा इनके सेना अध्यक्ष बन गए और प्रशिक्षक बन गए, सभी को तलवार चलाना सिखाने वाले, तीर चलाना सिखाने वाले। समझे? धीरे 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 बिरसा मुंडा ने 6000 समर्पित मुंडाओं का एक दल तैयार कर लिया, जो बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। ये 6000 लोग पूरी तरह से समर्पित थे, हर समय तैयार रहते थे। तो 6000 समर्पित मुंडाओं का एक दल तैयार किया और यह धार्मिक आंदोलन जल्द क्या हो गया? खेतिहर मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन बन गया। समझे किस प्रकार से इस आंदोलन को संगठित करने के लिए बिरसा मुंडा ने पहले सिंहबोंगा धर्म की स्थापना की, सिंहबोंगा का दूत अपने आप को घोषित किया, इस बात को लोगों में फैलाया कि उनके अंदर चमत्कारिक शक्तियां सिंहबोंगा के द्वारा दी गई है, जिससे रोगों से मुक्त कराया जा सकता है। लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे, लोग उनको सुनने के लिए आने लगे, जो भी उनके अनुयायी बनने लगे उनको वो प्रशिक्षण देने लगे, तीर चलाने की, तलवार चलाने की प्रशिक्षण देने लगे, और धीरे 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 आप देख सकते हैं कि 6000 समर्पित मुंडाओं का दल तैयार हो गया, और यह जो एक धार्मिक आंदोलन के रूप में स्टार्ट हुआ था, जल्द ही ये खेतिहर मजदूरों का राजनीतिक आंदोलन बन गया। और दोस्तों, आपने समझा शुरू में ही कि ये खेतिहर मजदूर जो हैं, इनकी मुख्य समस्या तो भूमि वाली थी ना। सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था को ही तो समाप्त करके अंग्रेजों ने व्यक्तिगत भूस्वामित्व व्यवस्था लाई थी, और इनकी समस्या, खेतिहर मजदूरी की समस्या क्या थी? भूमि समस्या थी ना। तो किस प्रकार से लोगों को संगठित किया, किस प्रकार से लोगों को एकत्रित किया, यह आपने समझा। बिरसा मुंडा ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? ये सब लिख सकते हैं, आंसर में लिखिएगा तो अच्छा उत्तर नंबर मिलेगा। अबुआ राज एटे जाना, महाराजनी राज टुड्डू, यहां पे कॉमा नहीं होगा। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टुड्डू। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मुंडा राज शुरू हो चुका है और महारानी राज क्या हो गया है? समाप्त हो गया। समझे? मुंडा राज अब शुरू हो गया है, महारानी राज खत्म हो गया है। बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को लगान नहीं देने का आदेश दे दिया कि अब अंग्रेजों को, कंपनी को अब लगान नहीं देना है। समझ गए? बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है दोस्तों? पूरा कहानी को समझ लीजिए, उत्तर लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलिए प्रसार के बारे में बात करते हैं कि इस आंदोलन का प्रसार कहां तक था। ठीक है, बात करें। चलिए देखिए दोस्तों, इस आंदोलन को कैसे फैलाया गया, कैसे ये प्रसार हुआ, इसको समझने के लिए इसको हमें जानना जरूरी है कि बिरसा एक ऐसे आदर्श
और न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते थे, जो कि कलयुग की जगह सतयुग की जैसा हो, समझे, ऐसा कल्पना वो करते थे। और वो यूरोपियों और भारतीय शासकों से मुक्त राज्य बनाना चाहते थे, एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो कि सतयुग की तरह हो, आदर्श हो, न्यायपूर्ण हो, और ना ही उस पर किसी यूरोपीय का अधिकार हो, राज हो, और ना ही किसी भारतीय शासक का राज हो। बिल्कुल न्यायपूर्ण एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, सतयुग बनाना चाहते थे। ऐसी कल्पना बिरसा मुंडा ने की थी। बिरसा मुंडा ने 1895 तक लगभग, अभी बताए थे आप लोग को, 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर दिया था, और ये अब तक का सबसे बड़ा दल था दोस्तों। ठीक है, भले ये मिथक था, लेकिन बिरसा को भगवान का अवतार माना जाने लगा, समझे। ये मतलब सत्यता इसमें नहीं है कि हाँ वो भगवान की तरह थे, लेकिन इनके कर्मों ने इनको जिस प्रकार से लोग फॉलो कर रहे थे, इसलिए इनको भगवान का अवतार माना जाने लगा था। और उन्होंने लोगों को अपने उद्देश्यों से अवगत कराया। ठीक है, और जो उद्देश्यों से अवगत कराया, तो मुंडा जनजाति के जो लोग थे वो ओज और उत्साह से, जोश से भर गए। समझ रहे ना, उत्साह से पूरी तरह से भर गए। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बिरसा मुंडा जो है, वो ऐसा नहीं कि वो हिंसा का मार्ग नहीं अपनाते, है ना। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक होने से भी उनको परहेज नहीं था, हिंसात्मक होने से भी वो नहीं डरते थे। ठीक है, चलिए, यहां तक बातें आप लोग की क्लियर हो गई होगी। अब लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और समझते हैं आगे। सभी मुंडाओं को साहस के साथ धर्म युद्ध में कूदने को उन्होंने कह दिया। ठीक है, 1895 के अंत में बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। समझे, 2 साल के लिए 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा जेल चले गए, अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में। महारानी विक्टोरिया के शासन की हीरक जयंती के अवसर पर, हीरक जयंती के उपलक्ष्य में, है ना, डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में 30 नवंबर सन 1897 को बिरसा मुंडा को हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। समझ गए, क्लियर है। बिरसा मुंडा को सन 1895 में अरेस्ट किया गया था, जेल में बंद किया गया था, लेकिन महारानी विक्टोरिया की जो हीरक जयंती मन रही थी, उस उपलक्ष्य में इनको हजारीबाग जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद इनके नेतृत्व को मुंडा जनजाति में राजनीतिक और सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। अब कोई भी आदमी जेल जाता है, कोई भी आदमी अगर लोगों के लिए लड़ता है, लोगों के लिए लड़ने के बाद जेल चला जाता है, तो लोगों के मन में उनके लिए और ज्यादा समर्थन जुट जाता है। समझे, कोई भी लीडर ऐसे नहीं बनता है। तो बिरसा मुंडा के साथ भी वैसे हुआ, लोगों के लिए लड़े, लोगों को एकत्रित किए, संगठित किए, उसके बाद वो अरेस्ट हो गए, जेल चले गए। तो लोगों के मन में उनके लिए और ज्यादा सम्मान, लोगों के मन में उनके लिए बढ़ गया। समझ गए। तो वही आपको बताया कि रिहा होने के बाद उसके नेतृत्व को जो मुंडा जनजाति थे राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वीकृति दे चुके थे, इसलिए उसने और भी उत्साह के साथ आंदोलन की गतिविधियों को तेज किया। समझे, बिरसा गांव, मतलब गांव में घूम घूम करके मुंडाओं को हथियार बंद करने लगे, मतलब सबको हथियार देने लगे। समझे, गांव गांव घूम घूम करके, जब रिहा हुए जेल से, तो गांव गांव घूम घूम करके मुंडाओं को हथियार बंद करने लगे। खूंटी जो है दोस्तों, बिरसा के सैनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। याद रखिएगा इस पॉइंट को। बिरसा मुंडा के सैनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र कहां पे था?
तो रांची के दक्षिण में स्थित खूंटी अभी डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उस समय ये अनुमंडल हुआ करता था और यही इसी क्षेत्र में इनके आंदोलन का केंद्र बिंदु हुआ करता था। यहीं से गतिविधियों को अंजाम देते थे। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या अर्थात 24 दिसंबर को, ठीक है, बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। शुरुआत हो गया, समझे। 1899 की बात है, क्रिसमस के एक दिन पहले, समझे, यानी 24 दिसंबर दिन था वो, बिरसा मुंडा ने मुंडा जाति के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से विद्रोह का ऐलान कर दिया और इसके लिए ठेकेदारों, दिकुओं, जागीरदारों, राजाओं, हकीमों और ईसाइयों का कत्ल करने का भी आह्वान कर दिया। मतलब जिन लोगों से ये त्रस्त थे, जिन लोगों से ये परेशान थे, उन लोगों के खिलाफ विद्रोह में इन लोगों का कत्ल करने का भी इन्होंने आह्वान कर दिया। उन्होंने घोषणा की दोस्तों कि दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी। दिकुओं मतलब बाहरियों, ये सबको बाहरी मानते थे। ठेकेदार, दिक्कू, जागीरदार, राजा, ये सबको बाहरी मानते थे और इन्होंने घोषणा की कि दिक्कुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से, है ना, जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। इस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह भरने का काम उन्होंने किया। इस प्रकार से लोगों को संगठित करके उनको उत्साह से भर दिया कि अब हमारी लड़ाई जो है मुंडा शासन स्थापित करने की है। अब ये लड़ाई जो है दिक्कुओं के खिलाफ है और इसके लिए अगर दिक्कुओं का कत्ल भी करना पड़े तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आंदोलन भीषण रूप ले लेता है और जैसा कि आपको बताए कि इनका एक स्टेटमेंट था कि दिक्कुओं से अब हमारी लड़ाई है और उनके खून से अब जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा होता है। ठीक है ना। चलिए, उनके जो भी अनुयायी थे उन्होंने अपने पारंपरिक तीर कमानों से आक्रमण की गतिविधियां शुरू कर दी, ठीक है, और गिरजाघरों में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में हम आपको बताया कि उनका ईसाई धर्म से विश्वास खत्म हो गया था क्योंकि ईसाई धर्म वाले जो थे वो धर्मांतरण करवाए थे और धर्मांतरण करवाने के बदले उन्होंने जो वादा किया था कि उनकी भूमि की जो व्यवस्था उसको ठीक कर दी जाएगी, उनकी भूमि सुरक्षित रहेगी, ये वादा उन्होंने तोड़ दिया था। इस वजह से गिरजाघरों में यानी चर्च में आग लगाना प्रारंभ कर दिया। तीर कमान से अपने विद्रोह को, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके अनुयायियों ने। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पॉइंट को जरूर ऐड करना दोस्तों, जब भी आप उत्तर लिखोगे तो आप इस पॉइंट का जरूर ऐड करना कि बिरसा विद्रोह में, बिरसा आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बिरसा आंदोलन के दमन के बारे में। ओके, 1900 ईस्वी में आंदोलनकारियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु सैल रकब पहाड़ी, जिसको डुमरी पहाड़ी या डोम्बारी पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक है, डोम्बारी पहाड़ी इनके विद्रोह का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। डोम्बारी पहाड़ी पर जो युद्ध लड़ा गया, उस युद्ध में कमिश्नर फारबेस व डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के हाथों आंदोलनकारियों की पराजय हो गई। समझ गए? यानी कि वर्ष 1900 ईस्वी में क्या हुआ, डोम्बारी पहाड़, जिसको डुमरी पहाड़ी या रकब पहाड़ी भी कहते हैं, सैल रकब पहाड़ी, उस वहां पे एक युद्ध होता है अंग्रेजों और आंदोलनकारियों के बीच में। कमिश्नर थे फारबेस, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड, उनके हाथों आंदोलनकारियों की पराजय हो जाती है। गया मुंडा जो कि प्रशिक्षण का काम करते थे, सेना अध्यक्ष थे, ये भी मारे जाते हैं। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा सिंहभूम में पकड़ लिए जाते हैं, है ना। 30 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा सिंहभूम से पकड़े जाते हैं
और 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की हैजा से मृत्यु हो जाती है। मतलब सिमरूम से पकड़ करके इनको रांची जेल में रखा जाता है और जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। 350 मुंडाओं पर मुकदमा होता है, 3 को फांसी की सजा मिलती है, 44 को आजीवन कारावास होता है और 47 को और कड़ी सजा मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा तो बीमारी से मर गए जेल में, गया मुंडा को मार दिया गया और इस प्रकार से लोगों को सजा दी गई। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा को 2 वर्ष की कड़ी सजा मिली। ठीक है, ये एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं जो कि आपको बताए कि किस प्रकार से महिलाओं का भी योगदान था। इस प्रकार आंदोलन को कुचल दिया गया और बिरसा जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गए। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों कि किस प्रकार से आंदोलन के कारण, आंदोलन के उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आंदोलन को किस प्रकार से दमन कर दिया गया। ठीक है, अब आखिर ये आंदोलन हुआ, उसका कुछ फायदा हुआ क्या? एक तो चलिए बिरसा मुंडा अमर हो गए, बिरसा मुंडा को झारखंड के लोगों के लिए एक क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी बन गए, लेकिन इसका क्या परिणाम हुआ दोस्तों? ये जो आंदोलन हुआ इसका परिणाम क्या हुआ? तो आप कुछ परिणाम को यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल का दर्जा दिया गया। ठीक है, उस समय अनुमंडल भी नहीं था, जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय अनुमंडल भी नहीं था, तब ना दर्जा दिया गया। 1908 ईस्वी में सीएनटी एक्ट लागू हुआ जो कि जनजातियों की भूमि को सुरक्षित करने के लिए था। सीएनटी एक्ट तो आप लोग पढ़े ही हैं। तो 1908 में सीएनटी एक्ट भी इसी बिरसा आंदोलन के परिणामों में से एक माना जाता है। बिरसा आंदोलन जो हुआ था उसके परिणाम में से एक इसको माना जाता है। सीएनटी एक्ट के द्वारा खुटकटी अधिकारों की पुनर्स्थापना हुई, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया और कर की दर को भी कम कर दिया गया। बिरसा आंदोलन ने मुंडा राज का जो सपना देखा था, है ना, वो तो पूरा नहीं हो सका उनका कि मुंडा राज स्थापित हो, लेकिन विद्रोह की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। यही विद्रोह की आग पृथक झारखंड राज्य की प्रेरणा बन गई दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग अलग झारखंड में जो रहते हैं, अलग झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ वो एक प्रकार से उस राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया वो आंदोलन, है ना। किस प्रकार से अगर यहाँ के जनजातियों पर अत्याचार होगा, यहाँ के जनजातियों को अगर शोषित किया जाएगा, यहाँ के जनजातियों को अगर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा सत्ता में, जैसा कि पहले हो रहा था दोस्तों। ठीक है, जब बिहार झारखंड एक था उस समय क्या होता था कि इधर के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, जबकि ज्यादातर खनिज संपदा, ज्यादातर जो कंपनियां थी वो इधर थी, झारखंड के क्षेत्र में थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर झारखंड के लोगों को वो हिस्सेदारी नहीं मिल पाती थी, दक्षिणी बिहार के लोगों को। तो ये बाद में रीजन बना कि झारखंड एक अलग राज्य बन गया और इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा आंदोलन से लोगों को मिलती है दोस्तों। ठीक है, और ये राज्य अलग बना। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूरी बातें थी, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं जितनी हम आपको बता दी है कहानी। ये पीडीएफ से एक बार रीड कर लीजिएगा, पूरा स्टोरी माइंड में चला जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा परिचय इनका देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा कौन थे, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता का नाम, ये सारी बातें हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन इतना विशाल, व्यापक और संगठित बना, उस व्यक्ति के बारे में भी हमें जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ये रहे बिरसा मुंडा, हमारे क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी, हम सभी इनको नमन करते हैं और इनके परिचय को जानते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 15 नवंबर 1875 को और इसी दिन झारखंड भी स्थापित हुआ, तो झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है ये। जन्म स्थल कहाँ है? उलिहातू गांव खूंटी में। पिता का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम था करमी मुंडा। याद करते जाइएगा, ठीक ना? ठीक है, हालांकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट चूंकि आप बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ रहे इसलिए मुझे लगा कि इनका परिचय बताना आपके लिए जरूरी होगा, है ना। पिता का नाम सुगना मुंडा, माता का नाम करमी मुंडा। गुरु का नाम आनंद पांडे था, याद रखिए। गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे था।
समझे। मुंडा जनजाति से बिलोंग करते थे, है ना। इनके आराध्य देवता कौन थे? सिंहबोंगा। सिंहबोंगा किनको कहा गया है? सूर्य देवता को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा जो इन्होंने हासिल की वो जर्मन एवं जालिक चर्च द्वारा संचालित एक विद्यालय था, उससे हासिल की। विद्रोह का नाम बिरसा मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, गुलाम भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह का क्षेत्र रांची और सिंहभूम क्षेत्र था। खूंटी भी उसी के अंतर्गत आता है। विद्रोह का मुख्यालय खूंटी था। डोंबारी पहाड़ में युद्ध हुआ था, आप लोगों को पता है। मुंडा विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो सुधारवादी था, समझे, कि मतलब जो चीजें गलत की जा रही है जनजातियों के द्वारा उसको सुधार किया जाए। बिरसा मुंडा के सहयोगी थे गया मुंडा, जिनको सेनापति बनाया गया था। सोना मुंडा जो थे वो धार्मिक और सामाजिक शाखा के प्रमुख बनाए गए थे, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से भगवान का दूत घोषित किया गया इनको 1895 ईस्वी में। मुंडा आंदोलन में संस्कृति का सम्मिश्रण, यानी कि हिंदू धर्म, मुंडा धर्म, ईसाई धर्म, ये सभी मिला जुला है। मुंडा आंदोलन के गीत थे कटोंग बाबा कटोंग। पूछा जाता है कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो दोस्तों ये भी मुंडा विद्रोह के गीत थे। इनको बंदी की जो अवधि अगर देखा जाए तो 24/8/1895 से 30/11/1897 तक ये पहली बार बंद रहे, और दूसरी बार 3 फरवरी 1900 में इनको अरेस्ट किया गया था, और 1900 में ही इनकी मृत्यु जेल में हो जाती है। तो परिचय को मैं शॉर्ट में बता दिया, पहले भी मैं बता चुका हूं कई बार, ठीक है। चलिए, तो ये और भी कुछ बातें हैं, जैसे बंदीगिरी जो था इनका, डोरंडा में इनको अरेस्ट करके रखा गया था। एकेश्वरवाद का विकास, एकेश्वरवाद को विकास के लिए केवल सिंहबोंगा, मतलब बोले थे ना कि कोई ज्यादा देवी देवताओं की पूजा ना करें, सिर्फ सिंहबोंगा की आराधना करें, उन्हीं को आदर्श मानते थे। सिंहबोंगा की दया से समाज में शोषण और उत्पीड़न दूर होगा। मृत्यु का डेट है 9 जून 1900 को। रांची जिला में हैजे के कारण रांची जेल में हो गई थी। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक ही क्लास में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, जो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्पेशली मेंशन किया हुआ झारखंड के इतिहास के सिलेबस में, जेपीसी मेंस परीक्षा में दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना समझा देने के बाद कोई डाउट भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से, चूंकि हम खुद ही डाउट पहले क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या क्या डाउट हो सकता है, उस डाउट को पहले हम पॉइंट आउट करते हैं, और उसके बाद चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में लोगों के अंदर ये संदेह होता है कि क्या हम डाउट कैसे पूछें, है ना, उनकी दिक्कतें कैसे। तो चूंकि हम लोग इस अनुभव से गुजरे हैं, हम लोग भी एक समय स्टूडेंट रहे हैं, है ना, छात्र हम भी रहे हैं, तो हम लोग जब भी कोई लेक्चर को डिजाइन करते हैं तो पहले इस बात को इंडिकेट करते हैं कि इस लेक्चर में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, इस लेक्चर में क्या क्या लोगों के मन में डाउट्स हो सकता है, उस डाउट को पहले पॉइंट आउट करते हैं, तब हम लोग लेक्चर देते हैं, ठीक है। पहले तो ये नोट्स प्रिपेयर होता है, समझे। नोट्स प्रिपेयर होने के बाद ये चीजें होती है कि पहले ये डिस्कस किया जाता है कि इसमें क्या क्या डाउट स्टूडेंट को हो सकता है, उसके बाद ये लेक्चर को रिकॉर्ड किया जाता है। और यही रीजन है कि आप लोगों को डाउट नहीं रहता है। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बिरसा मुंडा आंदोलन से कोई सा भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा तो आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम में मैं क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आप खुद से उसका आंसर लिखिएगा। मैं जल्द ही कोशिश करता हूं कि 1 से 2 दिनों में इस टॉपिक का एक प्रश्न आप लोगों को अभ्यास करवा दूं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस कंटिन्यू आपको क्लासेस मिलते रहेंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगे परफेक्ट मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेंगे, ठीक है। मतलब उतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता अलग से नहीं होगी, बस क्वेश्चन को अभ्यास करिए, क्योंकि सफलता आप ही को प्राप्त करना है, मेहनत भी आप ही को करना है। हम लोग रास्ता दिखाते चले जाएंगे, गाइड करते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चूंकि ये वीडियो YouTube पर पब्लिश हो रहा है ना, ये वीडियो सभी लोगों के लिए YouTube पर पब्लिश हो रहा है, इसलिए जो लोग हमारे मेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं, जो भी दोस्त हमारे मेंस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। हमारे करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड करिए,
चूंकि ये डेमो क्लास है, ये डेमो क्लास के तौर पर यूट्यूब में भी अपलोड हो रहा है, फेसबुक में भी अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो करियर फाउंडेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए या करियर फाउंडेशन की वेबसाइट www.careerfoundation.org.in पर विजिट करिए, है ना, या हमारी ऑफिशियल नंबर जो है इसमें आप संपर्क करके भी एडमिशन ले सकते हैं 70 70 80 2888, ठीक है ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि खोरठा भाषा की बैच भी शुरू हो गई है जेपीएससी मेंस के लिए और जेएसएससी सीजीएल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। तो खोरठा भाषा में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन लीजिए। मिनिमम चार्जेस में आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, डेमो क्लास भी आपको पहले प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।